Welcome to Physics Abroad. This is third lecture on force and laws of motion. पिछले दो लेक्चर्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की और उसके थ्रू फोर्स को समझने की कोशिश की और उन तीनों लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन किया। इस लेक्चर में स्पेशली डील करेंगे फोर्स और उनके डिफरेंट टाइप्स को जो कि मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ विद द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स जो अब तक समझा है न्यूटन्स के लॉज से, उसके हिसाब से अगर इन जनरल डिफाइन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी which when applied upon any object either changes its direction, shape, size, etc. state of rest or uniform motion, or tends to do so. ठीक है, फोर्स क्या है? ये एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाए तो या तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है, या शेप को चेंज कर देती है, या साइज़ को चेंज कर देती है, या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती है यानी बनावट को, या फिर उसके स्टेट को, स्टेट ऑफ रेस्ट यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर अप्लाई हो जाए तो वो उसे मोशन में ला देती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसकी स्पीड को या तो बढ़ा देती है, वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देती है, या स्लो डाउन कर देती है यानी उसमें एक्सेलरेशन हो जाता है या रिटार्डेशन हो जाता है। ओके, या वैसा करने की कोशिश भी अगर करती है तो भी वो फोर्स कहलाएगी। इज़ दैट ओके? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को बहुत डिटेल में पिछले दोनों लेक्चर में स्टडी कर लिया था, इसलिए अब उस पर कोई फोकस नहीं करने जा रहे हैं। फोर्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें मेनली डिस्कस करना है वैसे फोर्स को जो कि मैकेनिक्स में स्पेशली यूज़ होता है। मस्क्यूलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एटॉमिक फोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी अगर गिनने के लिए बैठा जाए, काउंट किया जाए तो जल्दी आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा टाइप के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। लेकिन उन सारे फोर्सेस को यानी जितने भी नॉन फोर्सेस हैं उन सभी को ग्रुप करके उनको चार कैटेगरी में बांट दिया गया है। ऑल द फोर्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। लेट्स सी व्हाट दीज कैटेगरी आर। ऑल द डिफरेंट टाइप्स of forces are grouped into 4 categories.
दीज आर, कौन कौन है ये सब, उन्हें देख लेते हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल से फिर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बीच में अप्लाई हो रहा होता है। यानी दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वर्च्यू ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी दो ऑब्जेक्ट के मास के कारण जो फोर्स एक दूसरे पर लग रहा होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होता है इट इज अट्रैक्टिव बाय नेचर। नेचर से ये अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पुल्स ईच अदर, एक दूसरे पर खिंचाव यानी अट्रैक्शन का काम करता होता है। यानी अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में लग रहा होता है। अगर ये सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आर है तो जो फोर्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ G क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है। देख लीजिए 10⁻⁻11 है। देयरफॉर जब वो वैल्यू आप कहीं भी पुट करेंगे, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस वैल्यू को जब ये पुट करेंगे तो वो नेग्लिजिबल वैल्यू जो है इस दिए हुए फोर्स के रिजल्ट पर बहुत खास इफेक्ट नहीं डालने जा रहा है। इसका मतलब है कि इस दोनों मास में जो ज़्यादा होगा फोर्स उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा। यानी फोर्स जो ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, फोर्स उसके कारण ज़्यादा एप्रिशिएबल होगा। यानी ऐसा लगेगा कि जो ज़्यादा मैसिव है वो अपनी तरफ उसे ज़्यादा खींच रहा है। यही कारण है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो मास है वो अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, और ये कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे डाला हुआ है, समथिंग लाइक दिस इज मास m, और ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कोई ऑब्जेक्ट m है। तो अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो गई, r मान लेते हैं इसे। इज दैट ओके? सेम सिचुएशन है। तो जब आप ऐसा मान लेंगे तो अर्थ का मास ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, बहुत बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अर्थ पर कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट है उससे बहुत ज़्यादा है वो मास। ओके, तो अर्थ क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये वैल्यू जो जी का है वो बहुत कम है। इसीलिए इन दोनों मास में जिसका मास ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो उसी मास की तरफ शिफ्ट करता हुआ या उसी के कारण पता चलेगा आपको। ओके, तो अब आइए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट m को अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक रख देते हैं, मान लीजिए इसी फॉर्मूले के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अर्थ उस पर एक क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो भी मास के कारण फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इसका मतलब है कि वो दिए हुए मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ जब किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाता है, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन any object
इज नोन एज ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फोर्स मास कितना है 6 × 10⁻24 है, वो ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है, तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसे ग्रेविटी कहते हैं। जब आप इसमें से ये वाले टर्म को अलग करके देखिएगा, इस वाले टर्म को Gm/r², देखिए हर एक वैल्यू इसमें फिक्स्ड है। मास ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है। कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर है, ये भी फिक्स है। ओके, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट आ रहा है, और अगर इसको डायमेंशन या यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। किसके बराबर है ये? एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ए से। इसका मतलब है कि ये किसके बराबर हो गया? Gm/r² के बराबर हो गया। आइए इसको चेक आउट कर लेते हैं कि ये ए के बराबर होता है कि नहीं। यूनिट के हिसाब से चेक आउट कर लीजिए। अगर आप देखिएगा Gm/r², तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये मास दैट इज केजी, और ये फिर से डिस्टेंस बिटवीन और सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, देयरफॉर ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, केजी स्क्वायर से ये केजी, अब क्या हो गया? N/kg, और न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट, और ये कितने के बराबर हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यही तो एक्सेलरेशन है। देयरफॉर अगर इस दिए हुए क्वांटिटी में ये Gm/r² इंटू m लिख दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। देखिए m इंटू ये m और ये a हो गया। लेकिन ये क्या है? एक्सेलरेशन क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचा, तो ये अर्थ के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। देयरफॉर इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इससे चूँकि ये ग्रेविटी जी लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं। स्मॉल जी से इसलिए कि कैपिटल जी से ऑलरेडी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपने डिनोट किया हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी स्मॉल लेटर से। अब ये देखिए F इज इक्वल टू m इंटू जी हो गया, यानी मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द अर्थ अप्लाइज अ फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्चुअली फोर्स जो है वो वेट को शो कर रहा है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। जी का एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन है ये। लेकिन इसे न्यूमेरिकल डील करने के लिए, आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। तो पहला जो फोर्स आपका निकल गया वो वेट निकल गया, जो कि मैकेनिक्स में यूज होगा। और कहाँ से निकला? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो अपनी तरफ पुल कर रहा है वो टुवार्ड्स द सेंटर पुल कर रहा है, यानी अपने सेंटर की तरफ ही अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नियर द अर्थ सरफेस है वो किधर पुल कर रहा है? टुवार्ड्स द सेंटर। ओके, देयरफॉर अगर ये पुल कर रहा है तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है? टुवार्ड्स द सेंटर mg फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि वेट है। देयरफॉर अगली बार से अगर कोई सरफेस पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर एक फोर्स जो ड्यू टू अर्थ लग रहा है वो हमें क्या करना पड़ेगा?
यूजुअली पहले ही से समझकर चलना पड़ेगा कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ, हर बार ये फिगर नहीं बनाएंगे सेंटर की तरफ, बल्कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या दिखा देंगे, फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड दैट फोर्स इज वेट विच इज इक्वल टू मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली दिस ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करेगा और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये जो है एक्ट होगा। इज दैट ओके? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ फोर्स, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने दो ऑब्जेक्ट की बात की, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के कारण फोर्स अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, चार्ज के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, मास ले रहे थे आप दोनों ऑब्जेक्ट का, सेपरेशन मान लीजिए r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिख रहे थे, Gm इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। यहाँ पर इस फोर्स को न्यूटन ने समझाया था। When two or more objects are separated by any distance, then force of attraction between the object is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. उसी तरह जब चार्ज की बारे में बात होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेस आपस में किसी सेपरेशन पर रखा जाता है, तब उनके बीच का फोर्स कैसे लिखा जाता है, इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई द सेपरेशन बिटवीन देम। इसको किसने दिया, कूलम्ब ने, इसलिए ये कूलम्ब्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। सो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये फोर्स किस चीज़ के बीच में अप्लाई हो रही है, दो ऑब्जेक्ट के चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रही है। यहाँ पर ये इप्सिलन नॉट है जो क्या बताता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बताता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस को वैक्यूम भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और अगर इस पूरे वैल्यू को देखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इज दैट ओके? नाउ कूलम्ब फोर्स जो होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, बल्कि यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन काम करता है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। और इंटरैक्शन में क्या होगा, इंटरैक्शन में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी हो सकता है। सो इस दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है। क्या है वो, चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ये चार्ज पार्टिकल हो गया। और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज ऑन इट। तो जब सारे मैटर या सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से और इनके और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मिलने के कारण बने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मेनली यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और उतनी ही मैग्नीट्यूड का इस पर पॉजिटिव चार्ज। सो अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज यानी सिमिलर चार्जेस हों, अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन होता है।
और डिसिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर चार्जेस होंगे, सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्शन, और डिसिमिलर है तो अट्रैक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। हाँ, एक बात यहाँ पर मैं बताना भूल गया हूँ कि ये जो फोर्स आप कंसीडर कर रहे हैं ये चार्जेस एट रेस्ट है, यानी Q एंड Q जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप यहाँ पर समझ रहे हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये, यानी जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं, रुके हुए होते हैं, तब उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होता है वो कूलम्ब फोर्स के हिसाब से काम कर रहा होता है। लेकिन चार्जेस मूव भी करते हैं, तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फोर्स का जनरेशन हो जाता है और वो एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने लगता है, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। सो कूलम्ब फोर्स जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं, ऑब्जर्वर की नज़र में चार्जेस रुके हुए होते हैं, तब इस फोर्स की बात करते हैं। चार्ज जब मूव कर रहे होते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कई सारे और फोर्स हैं, यानी इनसे बनकर जो कई सारे फोर्सेस हैं वो मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं। आइए उनके बारे में एक एक करके देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे चार्जेस एक्ट करने लगते हैं। बहुत सारे चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों सरफेस के बीच में एक्ट करने लगते हैं। देखिए मैंने छोटा छोटा पॉजिटिव नेगेटिव सरफेस पे बना दिया है, और ये चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होने लगता है। उसके कारण एक फोर्स डेवलप होने लगता है इनके बीच में। दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स दिए हुए सरफेस पे ऐसे लग रहा है। कांटेक्ट फोर्स को अगर दो पर्टिकुलर कंपोनेंट में आप बांट कर देखिए, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट और दूसरा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है इस दिए हुए कांटेक्ट फोर्स के कारण उसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहिए या सिंपली उसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं कह के सीधे सीधे नॉर्मल फोर्स। और दूसरा जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगा है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सीधे सीधे फ्रिक्शन कह देते हैं। तो देखिए क्या है, इतने सारे चार्जेस जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करने का मतलब अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, उसके कारण कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो गया है। यानी क्या हुआ है, दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो गया, और उसको जब कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो एक कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जिसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और दूसरा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स लग रहा है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट जब टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये जो फोर्स अब डेवलप हुआ है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ऑलवेज क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है। यानी एक दूसरे को क्या करता है, अवे करने की कोशिश करता है। तो अगर उस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण इस पर नॉर्मल लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में यानी रिपल्सिव डायरेक्शन में, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। इसका मतलब है कि इसके कारण भी जो इस सरफेस पे लग रहा है वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा, यानी रिपल्सिव नेचर का होता है ये नॉर्मल फोर्स। क्लियर है अब आपके दिमाग में ये बात?
याद रखिएगा, नॉर्मल फोर्स जो दो सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण लग रहा है, तो पहला दूसरे ऑब्जेक्ट पर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगाता है और परपेंडिकुलर होना चाहिए ये फोर्स, इसलिए इसका नाम नॉर्मल। सरफेस पे परपेंडिकुलर और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले पर अवे यानी रिपल्सिव नेचर का होता है। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को जनरली एन लेटर से डिनोट करते हैं। अब आइए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर देख लीजिए ये एंगल थीटा बन रहा हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शन को एफ लेटर से डिनोट करते हैं, और ये अगर एन है और ये एफ है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस एफ फ्रिक्शन। सिंपली ऐसे देख लीजिए, अगर ये थीटा है, ये एन है और ये एफ है और ये कांटेक्ट फोर्स है, तो क्या हो जाएगा? ये थीटा इज एफ अपॉन एन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा एफ अपॉन एन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ अपॉन एन। इसे एंगल ऑफ क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या है ये? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है ये। अब आइए फ्रिक्शन को डिटेल में देख लें पहले, तब फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये कांटेक्ट फोर्स और सरफेस पे ये परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शन और ये एंगल थीटा, तो आपने tan थीटा जब लिखा तो दिस इज एफ अपॉन एन एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ अपॉन एन। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरह कांटेक्ट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन कांटेक्ट फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का स्क्वायर और फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर का रूट। तो क्या निकल जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन कांटेक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में चेकआउट कर लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि फ्रिक्शन कांटेक्ट के कारण ही लगता है, यानी दो सरफेस व्हेन टू surfaces आर इन कांटेक्ट में अगर नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। तो जनरली हमारा जो फ्रिक्शन का अभी मैकेनिक्स में यूज़ होगा वो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। तो ऐसा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये प्लस माइनस चार्जेस होते हैं दोनों सरफेस के बीच में, और यही वहाँ पर अट्रैक्ट और रिपेल करने के कारण क्या करते हैं? फोर्स डेवलप करा देते हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरा पैरेलल टू द गिवन सरफेस। अब फ्रिक्शन क्या है? चार्जेस के कारण डेवलप हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ये सरफेसेस एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज करते हैं और इसके कारण फ्रिक्शन डेवलप कर जाता है। जब ये मूव कर रहा होता है तो उस हालत में जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होता है उसे कई नाम से जाना जाता है। या तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहिए, या डायनामिक फ्रिक्शन कहिए, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहने के बाद मूव कर रहा होता है तो उसे काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरली जो चर्चा करूँगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव
अपॉन एनी अदर सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और उसके कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये मूव कर रहा है ये, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स लगा हो या जैसे भी मूव कर रहा हो, स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन ये कहता है कि दिस काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन टू सरफेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये रहा आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, देयरफॉर ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? म्यू के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू surfaces in contact, two surfaces in contact, and the material used for the given object। यानी किस मटेरियल का बना हुआ है उस बात पे, और उसके ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के एक चीज़ पे, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, और वो है, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। इज दैट ओके? सो काइनेटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव कर रहा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है, और दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बिटवीन द टू सरफेसेस। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा लेते हैं, और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और किस मटेरियल या मटेरियल कैसा यूज हुआ है या किस मटेरियल का बना हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। और म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग वेलोसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। एक चीज़ और समझना है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि ये एक कोई इस शेप का ऑब्जेक्ट ले लें, ओके, और ये स्लाइड कर रहा है इस पे, तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो, और अगर इसी को बिल्कुल वर्टिकली ऐसा खड़ा करके रख दें तो इस दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम होता है। तो एरिया जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है, इफ नॉर्मल फोर्स is same, acting between two surface is same, then force of friction, force of kinetic friction, force of kinetic friction, that is Fk, does not depend upon the surface area in contact, यानी कांटेक्ट सरफेस एरिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है जब तक कि नॉर्मल फोर्स सेम है। कितना सरफेस टच में है इस पर बिल्कुल भी, कितना एरिया सरफेस के टच में है इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है।
इज दैट ओके? आइए बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरे टाइप का फ्रिक्शन, और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरे टाइप का फ्रिक्शन है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, डिनोटेड बाय Fs। मान लीजिए कि कोई हेवी ऑब्जेक्ट है जो किसी दिए हुए सरफेस पे रुका हुआ है, रेस्ट के पोजीशन पे है। तो रेस्ट के पोजीशन पे है इसलिए तो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनके सरफेसेस के बीच में भी एक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, और वो रेस्ट के कारण हो रहा है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। रेस्ट के कारण जो फ्रिक्शन अप्लाई है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ अगर ये बहुत हेवी लॉग है और आप इस पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया आपने, लेकिन ये आपके फोर्स अप्लाई करने के बाद भी आगे नहीं खसक रहा है, इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप एक नहीं 2-3 लोग मिलकर उस पर दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आपके फोर्स को यहाँ पर जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो रीएडजस्ट कर लेता है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग हो जाता है इस सरफेस पे। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। और फोर्स आप लगाते जा रहे हैं, वो सेल्फ एडजस्ट करता जा रहा है अनटिल, तब तक करता रहता है जब तक कि ये एडजस्टमेंट बिल्कुल आपके एक्सटर्नल फोर्स के कारण ख़त्म ना हो जाता है। अगर उसको ऐसे देखना चाहें एक ग्राफ के थ्रू, तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहर से लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो वहाँ पर लग रहा है उसके बीच में, ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में है ये ऐसा लीनियर जा रहा है, आप लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं उसके कारण स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग है वो मैक्सिमम लेवल तक जाता है, और उसके बाद वहाँ से वो बिल्कुल ऐसा निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकदम मैक्सिमम तक गया, कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग केस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। इसलिए इस लिमिटिंग को, जो पीक पॉइंट है जहाँ तक ये सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग पॉइंट या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम पर चला गया, दैट इज़ एफ मैक्स, और ये वो पॉइंट है जब यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन टूट जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट, ओके। या इम्पेंडिंग मोशन लिमिट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पेंडिंग मोशन लिमिट, यानी मैक्सिमम लिमिट है, इसलिए तो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले ही रख दिया है यहाँ पर। अब आइए, जब ये सेल्फ एडजस्ट तक जाता है और आपका एक्सटर्नल फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है? उसके बाद ये सेल्फ एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, और ये ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है? स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये देख लीजिए, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। इस पॉइंट पर आने पर ये क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब तो वो स्लाइड करने लगा, तो क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया यहाँ से, ओके। लेकिन उससे पहले तक ये पूरा का पूरा स्टैटिक था, आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे और वो अपने आप को रीएडजस्ट करता जा रहा था, एक लिमिटिंग यानी मैक्सिमम पोजीशन तक ये चला गया, ठीक है। तो अब आइए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में करना क्या है। रेस्ट में जब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होता है तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है,
ठीक है। अब जब आप एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते जा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, और आप जब एक्सटर्नल फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं तो एक मैक्सिमम लिमिट तक जाता है जिसको एफ मैक्स कहते हैं। एफ मैक्स एक लिमिटिंग केस है जो ब्रेक अवे पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस मैक्सिमम लिमिट से ऑलवेज कम होगा, ठीक है। इससे इक्वल हो सकता है, यहाँ तक आ सकता है, बट इससे ज़्यादा कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। उस हालत में स्टैटिक फ्रिक्शन फेल कर जाएगा, ये कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है एफ एस वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी जो लिमिटिंग केस है उससे कम ही होगा ऑलवेज। और ये कितने के बराबर है, यहाँ पर वही वैल्यू है इसका, दैट इज इक्वल टू दिस एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। और इसके बाद, इस केस के बाद और अगर फोर्स अप्लाई हो गया तो वो स्लाइड करना, चलना शुरू हो जाएगा, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जस्ट अभी पहले पढ़े हैं। तो इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक पर्टिकुलर पोर्शन तक स्टैटिक फ्रिक्शन रुका हुआ है, तो अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो ये सेल्फ एडजस्टमेंट जो है इनके सरफेसेस के बीच का वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद ब्रेक कर जाता है। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, और ब्रेक करने के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, और चलना शुरू कर देता है तो वो लिमिटिंग केस के बाद जो नीचे आता है, चूँकि अब सेल्फ एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जा रही है, वो थोड़ा नीचे आने के बाद स्लाइड करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का केस, और ग्राफ के थ्रू आपने उसको समझ लिया है। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है, दो तीन बातें हैं कि एक तो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, वो जब तक उसका नॉर्मल फोर्स, उस दिए हुए ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेम है, तब तक वो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, यानी एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी एरिया कितना सरफेस से टच में है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। रहा स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन का मामला, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मैं नहीं बता पाया, डायरेक्शन यहाँ पर मैं बता दूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, स्लाइड कर रहा है किसी दिए हुए सरफेस पे, मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर होता है। किसके अपोजिंग? वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट नेचर का होता है। यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में अगर इधर हो रहा है, तो अगर सरफेस इन कांटेक्ट ये है तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, इस मोशन को अपोज करेगा। देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर होता है। ये देखना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो जिधर मूवमेंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन जहाँ टच कर रहा होगा, तो ये अगर सरफेस पहला ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, उसका विरोध करता है, उसको होने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए वो उसके अगेंस्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन में तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज रुका हुआ होगा तभी ये होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी चलना शुरू कर देगा। ओके, इसका मतलब है कि ये अगर मूव करना शुरू हुआ इसके कारण, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन चूंकि इस डायरेक्शन में है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई होगा। और यहाँ पर चूंकि ये रुका हुआ है, तो इन सरफेस के बीच में, इस दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट पर चूंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है,
तो सेकेंड सरफेस के कारण, यानी इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के सरफेस के कारण इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, न्यूटन के किस लॉ से, सेकेंड लॉ से। किधर, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए एक्सटर्नल। क्योंकि ये पूरा मूव कर रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए अपोजिट लग रहा है, मोशन के अपोजिट, लेकिन यहाँ पर अगर ये मोशन है ऑब्जेक्ट का इधर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, जैसा कि आपने काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में देखा, ये लिखा जाता है म्यू के इंटू एन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में देखा म्यू एस इंटू एन। अगर पर्टिकुलर केसेस को हटा दीजिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एफ अपॉन एन। ये भी एक फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स, और दोनों की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और इसकी भी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इज दैट ओके? फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।